talk about marketing. When we talk about marketing, as earlier I made you aware that marketing is all about the process through which you identify a need. Once you identify that need, then you are mobilizing your resources in order to create an offering or a service by virtue of which you will be able to fulfill that need, and thereby you create an exchange ensuring profitability. So that is actually what marketing means. But at the same time, when we talk about service marketing, it is definitely more challenging. And what makes it more challenging is the characteristics of the service. As services are intangible, services are perishable, services are inseparable, and services are variable. So these are actually the reasons what makes service marketing more challenging. So at the same time, for marketing, we need to understand marketing mix. In marketing mix, we have two concepts. One is the 4P concept and the other is the 7P concept. So 4P stands for production, price, promotion, place. And 7P, in addition to these 4 P's, there are 3 more P's, which are people, physical evidence, and process. So this 7P concept is used for service marketing, which we also call as service marketing mix. As an efficient marketing professional, what you need to know is how to make use of these 7 P's. Let me quote an example. As suppose you have a chef in a hotel, or in traditional you call him waza. What you keep at the disposal of a waza to prepare a wazwan? You keep a number of things at his disposal. आप उसको सपोज जो वो लिस्ट देता है आपको, अगर आपको वाजवान करना है तो एक प्रॉपर लिस्ट, एक वाजा आपको देता है कि ये चीज़ें आपको लानी है. उसमें बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, उसमें मीट होता है, उसमें चिकन होता है, उसमें घी होता है, उसमें ऑयल होता है, उसमें वुड होती है, फायरवुड, लकड़ी, उसमें और बाकी सारी आइटम्स होते हैं. तो आप वो सारी चीज़ें अवेलेबल रखते हैं उसके लिए. फिर जब वाजा आता है विद हिज people, with his we can call with his full team, so then he starts preparing a wazwan.
isn't it? So it takes him a day to prepare that, and then it gets ready to serve. लेकिन वो जब उसको आप जब ये सारा मटेरियल उसको प्रोवाइड करते हैं, अगर आप ये सारा मटेरियल लाएंगे बिल्कुल वैसा ही मटेरियल, और वाजे के बदले आप ये सारा कुछ किसी दूसरे को दोगे वाजवान बनाने के लिए जो वाजा नहीं है, व्हाट विल बी द रिजल्ट? क्या बनाएगा वो? उससे नहीं आएगा, उसे नहीं पता होगा कि कौन से स्पाइसेस कहाँ पे डालना है, किस चीज को पहले क्या करना है, क्योंकि उसको इस बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। राइट, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता तो उससे ये काम पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स वो सारा कुछ जो उसको आप देंगे, लेकिन जो वो फिर तैयार करेगा वो सर्व करने के लायक नहीं होगा, isn't it? क्योंकि मे बी वो मीट को जलाएगा, या मे बी वो साल्ट ज़्यादा डालेगा, मे बी वो ओवर फ्राई करेगा, चीज़ों को जल जाएंगे, isn't it? He will not be able to do it. An ordinary person, a layman who is not a vaza, he will not be able to do it. He will waste all the resources. वो resources ही ज़ाया हो जाएंगे। हालांकि सारा मटेरियल वही है जो आपने वाजा के लिए लाया था, वही आपने उसको दे दिया, लेकिन फिर भी वो कुछ बना नहीं सका, न लोग कुछ वो खा सके। लेकिन जब वाजे को आप देंगे वो चीज़ें, ही नोज द सिकल, उसको पता है कौन सा चीज़ कितनी मकदार में किस टाइम पे यूज़ करना है। उसको पता है सपोज़ फायरवुड अगर जलानी है तो कितना हीट रखना है, किस टेम्परेचर पे इसको घी ऐड करना है, किस टेम्परेचर पे इसको ऑयल ऐड करना है, स्पाइसेस कितनी डालनी है, किस मकदार में कितनी टर्मरिक डालनी है, कितनी मिर्ची डालनी है और कब डालनी है, कितने टाइम तक फ्राई करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको पूरी तरह से पता है, ही इज़ अवेयर अबाउट दैट। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम एक मार्केटिंग प्रोफेशनल की बात करते हैं, इन द सेम वे अ मार्केटिंग प्रोफेशनल इज एबल टू यूज द एप्रोप्रिएट मिक्स, इसीलिए इसको कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, क्योंकि वो जो है वो बराबर इस मिक्स को यूज करता है। वो कैसे यूज करता है इस मिक्स को? वो सपोज हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट पे फोकस करता है। जैसे हम परसों बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट मेरा कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के बारे में, वो सब कुछ प्रोडक्ट पे फोकस करता है। लेकिन खाली प्रोडक्ट पे नहीं फोकस करता है। दूसरा पी क्या है? उसका प्राइस। प्रोडक्ट को क्या प्राइस रखना है, ये भी मार्केटिंग प्रोफेशनल देखता है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट को प्राइस कम रखे या ज़्यादा रखे और प्रोडक्ट ही ना चले। तो प्रोडक्ट को क्या प्राइस रखना है, ये मार्केटिंग प्रोफेशनल डिसाइड करता है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्राइसिंग के। ये नहीं है कि आपने प्राइसिंग ऐसे ही की। प्राइसिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। एक होता है कि जब आप प्राइसिंग करते हैं, एक जिसको कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। यू एसरटेन हाउ मच कॉस्ट्स यू हैव इनकर्ड फॉर द manufacturing of that product or for the creation of that service. Then you add some markup, which is also called profit, to it, and then you offer it in that price range. This is one aspect. But the other aspect is that you are taking into consideration your market segment. That means who are the potential buyers for this product.
and then on the basis of your potential buyer you price your product. For example, if your customer, if your potential buyer is a royal, is an elite segment, very rich, very noble, and then you are pricing your product low, आप अपनी प्रोडक्ट का प्राइस कम रखते हैं, can you tell me what will be the result? Your potential buyer may not buy your product. You got it? मैं एग्जाम्पल दूंगा. एक एलीट सेगमेंट है. एलीट मीन्स who are very rich people for whom money is not the constraint. तो अब कोई कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स बनाती है, कॉस्मेटिक्स, मेकअप आइटम्स, बाकी सारी चीज़ें. तो ये कंपनी जो है, अब इनका जो फोकस है अच्छी क्वालिटी पे है, लेकिन इन्होंने मार्केट सेगमेंट अपना जो आइडेंटिफाई किया है वो वही एलीट क्लास है. और अब इसका सपोज लिपस्टिक या और कोई सपोज फेस वॉश या और कोई आइटम इसने तैयार किया, ब्लीच और कुछ, तो इसको अब प्राइसिंग रखनी है. अब कॉस्ट के हिसाब से अगर ये सपोज इस आइटम का प्राइस रखे, सपोज इसको बनाने में लगा से इस छोटे से ट्यूब को या क्या है ये, इसको लगा फॉर एग्जांपल इसको कॉस्ट बनाने में 50 रुपया. तो अगर ये 20% प्रॉफिट को लेके चले तो ये इसका प्राइस कितना रखेगी, 60 रुपीज़. लेकिन 60 रुपीज़ अगर ये इसको प्राइस रखे तो इसका एलीट कस्टमर इसको नहीं खरीदेगा. क्यों? एलीट कस्टमर को लगेगा ये क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, 60 रुपये में ये क्रीम है या ये लिपस्टिक है या कुछ है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मैं कुछ और लाऊंगा. अब अगर ये 60 के बदले इसका प्राइस सपोज 600 रखेगी इस आइटम को, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर कम प्राइस रखेंगे तो इसको ज़्यादा सेल होगी. लेकिन यहाँ पे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसको कहेगी वो ये कहेगी कि अगर इसको 60 रखेंगे और आपका सेगमेंट एलीट बायर है तो ये कम बिकेगा, ये 600 रखेंगे ज़्यादा बिकेगा. तो यहाँ पे प्राइसिंग डिटरमिन करती है बहुत सारी चीज़ें. तो कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे इसको प्राइसिंग की गई. अगर इसका कस्टमर बजट क्लास है तो फिर प्राइस जितना कम रखे उतना उसको ज़्यादा चलेगा. लेकिन यहाँ पे जब हमने एग्जाम्पल दी, हमने एलीट बायर की एग्जाम्पल यहाँ पे दी, यू गॉट इट. तो एलीट बायर में ये चीज़ हो गया कि इसको ये प्रॉब्लम है कि इसको प्राइस रखना है उसी हिसाब से जिस हिसाब से इसका कंज्यूमर सोचता है. इसीलिए आप देखते हैं जो बहुत लक्जरी और एलीट कार कंपनीज़ हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फेरारी, हम बात करते हैं बेंटली, हम बात करते हैं पोर्श, वो अपनी कार्स का जो प्राइस है करोर्स में रखते हैं. सपोज 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़. नॉर्मली अगर हम कॉमन सेंस से देखेंगे, एक अच्छी सी कार बनाने में जो खर्चा आएगा, सब बहुत अच्छी कार भी बनाएगी, 1 करोड़ से कम ही आएगा खर्चा, क्योंकि उसके ऊपर से फिर हेलीकॉप्टर्स बनते हैं प्राइस रेंज में. लेकिन एक कार के लिए उतना खर्चा नहीं आएगा बनाने में जितना उनका प्राइस होता है. लेकिन वो प्राइसिंग जो है वो की जाती है इसलिए क्योंकि उनका जो कस्टमर है एक्चुअली वो एलीट है. वो तभी वो गाड़ी खरीदता है जब इसका प्राइस हाई है, क्योंकि उससे
उसकी जो नीड होती है, जिसको हम कहते हैं ईगो नीड, वो फुलफ़िल होती है। तो मार्केटर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है और उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसकी प्राइसिंग करता है। सो ये होते हैं बहुत सारे टाइप्स की प्राइसिंग। हाँ, कभी प्राइसिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन की जाती है, जैसे बजट प्रोडक्ट्स में कंपटीशन को देख के प्राइसिंग की जाती है। अगर कंपटीशन प्राइसेस लो ऑफ़र करती है और आपका जो सेगमेंट है वो बजट क्लास है, बजट क्लास सेंसिटिव होता है प्राइस पर, दैट मीन्स वो प्राइस देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्राइस अगर कम होगा वो तब खरीदेंगे। तो उस वक्त आपका जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो उसी अकॉर्डिंगली होती है। लेकिन ये तय करता है मार्केटर, ही नोज इट लाइक ए वाजा, कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। अच्छा मार्केटर को ही पता है मुझे कहाँ पे क्या करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, जो वाजा है उसे पता है मुझे कौन सा चीज़ किस वक्त डालना है। तो दिस वाज अबाउट प्राइसिंग। और सपोज आप देखते हैं कभी एक प्राइसिंग होती है जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अगर आप भी कभी देखते हैं, चाहे स्पेशली साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बजट क्लास के लिए होती है। खोलो आप अमेज़ॉन या कोई भी मिंत्रा या कोई भी वेबसाइट जो ऑनलाइन शॉपिंग्स में है, या इनफैक्ट जो प्राइस टैग्स लगे होते हैं प्रोडक्ट्स पे, तो वहाँ पे लिखा होगा 499। व्हाट डज 499 मीन? अगर आपका कोई चीज़ खरीदते हैं 499 में, वो कितना हो गया? वो नो सीधा 500 हो गया, क्योंकि आप 500 दुकानदार को दोगे, आप उसको 1 रुपया वापस नहीं मांगोगे। या फॉर एग्जांपल कभी होता है फ़ोन 9,999 आप 10,000 दोगे दुकानदार को, 1 रुपया वापस लोगे आप नहीं लोगे 1 रुपया वापस, आप उसको 10,000 दोगे बराबर, क्योंकि 1 रुपया तो कोई कंसिडरेशन नहीं है फिर। लेकिन अगर 1 रुपया कोई कंसिडरेशन नहीं है तो ये 499 क्यों लिखते हैं, ये 9999 क्यों लिखते हैं फ़ोन का कीमत? ये सर इसलिए लिखते हैं ताकि सर कस्टमर को लगे ये मतलब 499 है, मतलब उनको दे नहीं लगना चाहिए 15, मतलब 1 रुपया कम करके मतलब कस्टमर के माइंड में एक ऐसी थिंकिंग पैदा कर देते ताकि उनको लगे ये तो 499 में ही है। वेरी गुड। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसमें ये होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में, क्योंकि जब आप देखते हैं सपोज फ़ोन का कीमत 9999, आपके माइंड में आता है ये 9000 रेंज में है। आपका माइंड उस वक्त पहचानता है इसको 9000 रेंज में, 10,000 है वो बराबर, क्योंकि 9999 मीन्स 10,000। बट साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इसे कहते हैं, क्योंकि ये आपको वहाँ पे जब आप सर्च करते होते हैं प्रोडक्ट्स, आपको लगता है ये वाला सस्ता है, क्योंकि आपके माइंड पे ये एक इम्प्रेशन छा जाता है कि ये 9000 रेंज में है, या वो प्रोडक्ट 400 रेंज में है। सो दिस इज अगेन अनदर टाइप ऑफ प्राइसिंग विच इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मार्केटिंग में, कि आप कैसे इसको करते हैं। या फॉर एग्जांपल डिस्काउंट जो होते हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो डिस्काउंट प्राइसिंग करते हैं। उसका मतलब नहीं है कि वो बोलते हैं 70% डिस्काउंट है तो फिर वो अपने प्रोडक्ट पे 70% डिस्काउंट देते हैं। उनकी वो स्ट्रैटेजी होती है एक्चुअली, दैट इज़ ऑल्सो ए साइकोलॉजिकल अपील फॉर पीपल, as people will think that there is a huge discount going on, although the discount is not to that extent, but they price their product accordingly. Suppose उन्होंने पहले अपने प्रोडक्ट को रखा होता है प्राइस टैग सपोज 2000, फिर 75% डिस्काउंट में 500 रेंज में वो प्रोडक्ट आपको ऑफर करते हैं, और कस्टमर को लगता है कि यार इसमें तो काफ़ी डिस्काउंट है, तो वो टेम्प्ट होता है उसे बाय करने के लिए। सो दैट इज़ अनदर वे
of selling the product, of marketing the product. They are appealing the customer through heavy discounts. तो वो होता है प्राइसिंग में. तो उसके बाद हम बात करते हैं जिसे कहते हैं प्रमोशन. प्रमोशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आजकल प्रमोशन नहीं होगी प्रोडक्ट की तो कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा प्रोडक्ट के बारे में. तो इसलिए मार्केटर्स का एक अहम फोकस रहता है टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट. सो व्हाट दे डू, दे फाइंड वेरियस मीन्स ऑफ हाउ टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट या सर्विस हैं किसी के पास, अब जो कस्टमर हैं, जो एंड कंज्यूमर है, उसको कैसे पता चले कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी के पास है. सो फॉर दैट दे ट्राई टू रीच यू बाय अडेप्टिंग टू वेरियस मीन्स ऑफ प्रमोशन. सपोज दे एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, दे generate a publicity for their product. अब आप देखो एडवर्टाइजिंग कितनी इंटरेस्टिंग है. आप देखते हैं रोज़ भर आप टेलीविज़न में कोई सीरियल देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं या मूवी देखते हैं, बीच में एडवर्टाइज आता है और एडवर्टाइज में आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट किया जाता है, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे और कुछ हो, जो भी है. तो उसके थ्रू वो कंपनी आप में ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में. लेकिन प्रमोशन करना भी उतना आसान नहीं है. इट इज़ द efficient marketer who will be able to come out with a good promotional plan for their products or services. क्योंकि उसमें सपोज एडवर्टाइजिंग करनी है तो ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा मीडिया चूज़ करना है. देयर आर अ लॉट ऑफ चॉइसेस फॉर यू. आपके पास टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे आपको सैकड़ों चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, मूवी चैनल्स हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स हैं, रिलीजियस चैनल्स हैं, बाकी सारे चैनल्स हैं. तो ये डिसाइड करना है कौन सी चैनल पे मुझे अपना एडवर्टीज़ करना है. ये डिसाइड करना है क्योंकि 24 घंटे आजकल चैनल चलती है, 24 आवर्स. ये डिसाइड करना है कि मुझे किस टाइम पे अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना है. ये डिसाइड करना है कि कितनी बार मुझे अपना ऐड चलाना है, दिन में कितनी बार, हफ्ते में कितने बार, और कितनी ड्यूरेशन तक. क्योंकि एडवर्टाइजिंग का कीमत आपको नैनो सेकंड के हिसाब से चढ़ता है. तो आपको जितने सेकंड्स आपने यूज़ किया वो ऐड उसी हिसाब से आपको पैसा पे करना है. तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कितनी लेंथ रखनी है एडवर्टीजमेंट की, और फिर मेरा कंटेंट क्या होना चाहिए एडवर्टीजमेंट में. तो ये सब उतना आसान नहीं है. या फॉर एग्जांपल प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स बहुत सारे हैं, उसमें इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स हैं. मुझे कौन सा न्यूज़पेपर यूज़ करना है. मल्टीपल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, कश्मीरी में भी न्यूज़पेपर छपते हैं. तो मुझे कौन सी लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में अपना ऐड देना है. और फिर न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं, फ्रंट पेज हैं, बैक पेज हैं, मिडल पेजेस हैं. मुझे कौन से पेज पे अपना ऐड देना है. और फिर हर किसी पेज पे की स्पेस, उसमें तो स्पेस पर मिलीमीटर या पर सेंटीमीटर के हिसाब से आपको पे करना है.
तो मुझे कितनी सेंटीमीटर्स की स्पेस लेनी है। तो इस सारे चीज़ों के लिए आपको बाज़ाब्ता एडवर्टाइजिंग बजट होती है कंपनी में। तो आप एक मार्केटर उस बजट का कैसे बेस्ट यूज़ करें। आजकल सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग भी होती है, जैसे कि वी टॉक अबाउट डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग, लाइक यू कैन कम्युनिकेट अबाउट योर प्रोडक्ट टू पीपल थ्रू social media, like on Facebook, on WhatsApp, on some other social platform, on Instagram, on Twitter. But at the same time, there also you have to see that in which Facebook groups or YouTube channels I have to float my advertisement. And फिर आपको कंपेयर करने हैं व्हाट विल बी द कॉस्ट्स दैट आई हैव टू इनकर इन ऑल दीज एडवर्टाइजिंग टाइप्स। तो फिर उसकी कैलकुलेशन करके आपको ये देखना है, यू हैव टू एस्टिमेट योर एंड रिजल्ट्स। अगर मैं ये ऑप्शन यूज़ करूं तो मुझको क्या आउटकम हो सकती है, इस ऑप्शन में क्या आउटकम हो सकती है। और आपको ये देखना है जो आपका मार्केट सेगमेंट है, जिस तक आप अपनी कम्युनिकेशन पहुंचाना चाहते हैं, जो आपके बायर बन सकते हैं, तो उनकी जो वो लोकेशन है उनको आप किस मोड से रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो आपको अपनी जो एडवर्टाइजिंग है वो अकॉर्डिंगली करनी है, एंड दैट यू ऑल डू इन प्रमोशन। फिर एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं प्लेस। अब अगर आपने अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की एडवर्टाइजिंग भी की, प्राइसिंग भी की, प्रोडक्ट भी हैं आपके पास, लेकिन प्लेस, जिसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कह सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है, अगर उसकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है, तो आपके सारे एफर्ट्स तो वेस्ट हो गए। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। सपोज कोई FMCG कंपनी है, FMCG मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और FMCG कंपनी बनाती है, सपोज इन्होंने कोई नया टूथपेस्ट बनाया है, और इस टूथपेस्ट को एडवर्टीज इन्होंने किया, इन्होंने काफ़ी न्यूज़ चैनल्स यूज़ किए या बाकी सारे जो एंटरटेनमेंट TV चैनल्स हैं उस पर काफ़ी पैसा खर्च किया और उसकी एडवर्टाइजिंग की। अब आपने सुना एडवर्टाइज टूथपेस्ट का, सपोज टूथपेस्ट का नाम है कुछ ABC टूथपेस्ट क्या है XYZ, ठीक है। तो आपने वो एडवर्टाइज देखा और आप इम्प्रेस हो गई उस एड से। आप क्या करेंगे अब? आप अपने पापा को, या अगर आप खुद मार्केट जाओगे, जो प्रोविजन स्टोर हैं आपके घर के बाहर, आपकी लोकेलिटी में, आप बोलोगे ये XYZ टूथपेस्ट जो उसका नाम है, इज़न्ट इट? और अगर वो टूथपेस्ट उसके पास नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? जी सर। अगर सपोज वो टूथपेस्ट अब उस दुकानदार के पास नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आपको तो पेस्ट करना है ना दांतों में। तो आपने टीवी पे सुना था ऐड, आपको वो पेस्ट पसंद आ गया, XYZ था उसका नाम, जो भी था उसका नाम, आप दुकान पे गए बाहर, आपने बोला XYZ टूथपेस्ट दो, लेकिन शॉपकीपर ने बोला मुझे XYZ टूथपेस्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको पेस्ट तो करना है, बिकॉज यू हैव टू ब्रश यूर टीथ। आप शॉपकीपर को बोलोगे फिर कोई दूसरा दो, भाई साहब दे दो फिर कोलगेट या क्लोजअप या और कोई पेप्सोडेंट जो भी उसके पास है, इज़न्ट इट? क्योंकि आपने एडवर्टीज देख के, सपोज आपने देखा था मे बी कोई एडवर्टीजमेंट और वो टूथपेस्ट के लिए आप गए थे बाहर, लेकिन वो जब वहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो आपने कोई दूसरा लाया। इसका मतलब है जब तक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, मतलब जो चौथा P है प्लेस, जब वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा
उस जगह जहाँ पे लोग उसको लेने के लिए जाएंगे तो प्रमोशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो साइमल्टेनियसली जब प्रमोशन कैंपेन करेगा कंपनी, दे हैव टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट दैट प्लेस। तो इनको यहाँ से प्रमोशन से पहले ही ये हर किसी दुकान पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लोग जब ऐड देखें और वो उसको ढूंढने के लिए जाएंगे, इस प्रोडक्ट को उनको मिल जाए। They will not wait. People will go for any other product then. So that is place. So ये होता है blend, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, जिसे 4P कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसमें इनको ये चारों चीज़ें देखनी है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दी इसलिए ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके। मैंने एक बेसिक एग्जाम्पल वाज़ा की दी, क्योंकि लाइफ में कभी आपने वैसा कुछ सिनेरियो घर पे देखा होगा। तो वो जैसे वो मटेरियल को यूज़ करता है एप्रोप्रिएट वक्त पे, एप्रोप्रिएट चीज़ एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, उसी तरीके से एक मार्केटर इन 4 P's, हम तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अदर 3 P's डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल हमने जो प्रोडक्ट का ये 4P कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो इसमें ये इन 4 P's की कॉम्बिनेशन एक ब्लेंड क्रिएट करते हैं। और इसमें किस प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसे रखना है, उसी हिसाब से प्राइस, इसी हिसाब से यहाँ से प्रमोशन, उसी हिसाब से फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस का ख्याल रखा जाता है। तो ये है कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मिक्स का। तो आपने ये अंडरस्टैंड किया। सो एनीथिंग यू want to understand further, you can discuss with me. It is open for discussion.